प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम ईएफएम के एमकॉम फाइनल में चलने वाले पेपर पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त के सिद्धांत एवं व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें प्रमुख व्याख्यान आज हमारा है लोक वित्त की प्रकृति और क्षेत्र, पब्लिक फाइनेंस का नेचर एंड स्कोप। किसी भी विषय के संदर्भ में बात करने से पूर्व उसके अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तव में लोक वित्त अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह आर्थिक सिद्धांत की उस शाखा का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य राज्य द्वारा आय और व्यय की समस्याओं का अध्ययन करना है। दिन प्रतिदिन राज्य के बढ़ते हुए कार्यों तथा आर्थिक जीवन पर राजकोषीय कार्यवाहियों के दृष्टिकोण से आज लोक वित्त अध्ययन का एक अनिवार्य एवं आवश्यक विषय बन गया है। लोक वित्त का अर्थ एवं परिभाषा है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सामान्य शब्दों में लोक वित्त दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत लोक प्लस वित्त दो शब्द समाहित है। लोक पब्लिक का आशय जनसमूह अथवा व्यक्तियों के समूह से है, जिसमें राज्य एवं सरकार के रूप में जन समूह सम्मिलित है, जबकि वित्त फाइनेंस का आशय आर्थिक व्यवस्था से है। यहाँ जन समूह का अर्थ सार्वजनिक संस्थाओं से लगाया जाता है। इन सार्वजनिक संस्थाओं में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय यथा जिला मंडल, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें आदि सम्मिलित होती हैं। अतः इन संस्थाओं की आय व संबंधी क्रियाओं के समुचित अध्ययन को ही लोक वित्त कहा जाता है। लोक वित्त को कुछ विद्वान राजस्व भी कहते हैं। संक्षिप्त अर्थ में लोक वित्त से आशय सरकार के वित्तीय पहलुओं अर्थात फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स लोक निकायों, पब्लिक बॉडीज तथा स्थानीय निकायों, लोकल बॉडीज के वित्त अध्ययन से है। लोक वित्त राज्य की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान और कला का अध्ययन है। राजनीतिक और अर्थशास्त्री मिलकर राज्य के रूप में जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कुछ विभिन्न परिभाषाओं में डाल्टन ने कहा है कि लोक वित्त अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के मध्य की रेखा पर स्थित विषय है, अर्थात दोनों के मध्य सेतु का कार्य करता है लोक वित्त। इसके विषय में ये कहा जा सकता है कि लोक वित्त अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों के ही साथ में पढ़ा जाता है या दोनों के साथ में ही समाहित है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ विद्वानों ने इसे विस्तृत अर्थ में समझाया, कुछ विद्वानों ने इसे अत्यधिक विस्तृत अर्थ में समझाया है और कुछ विद्वानों ने संकीर्ण परिभाषाएं दी हैं। सामान्यतः लोक वित्त की परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। अत्यधिक विस्तृत परिभाषाएं, वेरी वाइड डेफिनेशंस। विभिन्न परिभाषाओं में लोक वित्त शब्द का उपयोग अत्यधिक विस्तृत अर्थ में किया गया है। इन परिभाषाओं के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री डाल्टन, बेस्टेबल, फिंडले, शिराज आदि हैं। डाल्टन के अनुसार लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के बीच की सीमा पर स्थित है।
इसका संबंध लोक संस्थाओं की आय तथा व्यय और उनके पारस्परिक समायोजन से है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोक वित्त अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच की सीमा पर स्थित है और यह विभिन्न प्रकार की लोकल बॉडीज़ जितनी भी हैं उनकी आय और व्यय और उनके पारस्परिक समायोजन यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाए तो वो लोकवित्त है। C.S. बेस्टेवल के अनुसार लोकवित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय व्यय, उनके पारस्परिक संपर्क तथा वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण से संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकवित्त के अंतर्गत विभिन्न लोकल संस्थाएं, सत्ताएं जो आय व्यय से संबंधित विभिन्न कार्य करती हैं और आपस में संपर्क द्वारा समन्वय स्थापित करती हैं और ऐसे सभी कार्य वित्तीय प्रशासन द्वारा संपादित किए जाते हैं और वित्तीय प्रशासन द्वारा उन पर नियंत्रण भी स्थापित रखा जाता है तो वह लोकवित्त के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर फिंडले शिराज के अनुसार लोकवित्त सार्वजनिक संस्थाओं की आय की प्राप्ति तथा व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन है। अर्थात फिंडले शिराज के अनुसार कही गई परिभाषा के में यह समझा जा सकता है कि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएं किस प्रकार से आय की प्राप्ति करती हैं और उस प्राप्त आय को किस प्रकार से संबंधित विभागों या संबंधित संस्थाओं में खर्च करती है और किन सिद्धांतों का पालन करती है खर्च करने में, उसका अध्ययन लोकवित्त के अंतर्गत किया जाता है। अतः विस्तृत परिभाषा भी कुछ विद्वानों ने दी है। अत्यधिक विस्तृत परिभाषाओं में यह कहा जा सकता है कि एक और लोकवित्त के अध्ययन में लोक सत्ताओं यानी लोकल बॉडीज़ या अथॉरिटीज़ को शामिल किया गया है और दूसरी ओर उनकी सभी प्रकार की आय तथा मौद्रिक व्यय को भी सम्मिलित किया गया है। तथापि सभी तत्वों को सम्मिलित करने के पश्चात भी इन परिभाषाओं में कुछ दोष है, यथा शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक चिकित्सालयों, लोक संस्थाओं या राजकीय संस्थाओं का लोकवित्त से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है, परंतु इसके अंतर्गत उसने समस्त लोक सत्ताओं को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के आय व्यय को लोकवित्त के अध्ययन क्षेत्र में शामिल करने से यह अनिश्चित विज्ञान बन गया है। लोकवित्त में केवल राज्य के मौद्रिक एवं साख संबंधी साधनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त विभिन्न मौद्रिक तथा अमौद्रिक साधनों के बीच वर्गीकरण करना भी अत्यधिक कठिन है। मुद्रा के महत्व में वृद्धि के साथ लोकवित्त का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है। अतः विस्तृत परिभाषा या वाइड डेफिनेशंस के अंतर्गत इस मत के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री हैं लुट्स, स्मिथ, श्रीमती हिक्स, प्लेहन आदि। लुट्स के अनुसार लोकवित्त उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा और वितरण का अध्ययन करता है जो राजकीय अथवा प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात लोकवित्त के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका अध्ययन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा और वितरण से संबंधित हो, साथ ही साथ राजकीय अथवा प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए ये समस्त कार्य आवश्यक भी हों।
स्मिथ के अनुसार दी गई परिभाषा। राजकीय व्यय और राजकीय आय की प्रकृति तथा उसके सिद्धांतों की खोज को लोक वित्त या राजस्व कहते हैं। हिक्स के अनुसार लोक वित्त के अध्ययन में उन पद्धतियों और प्रणालियों का विश्लेषण अर्थात एनालिसिस किया जाता है जिनके अनुसार शासन संस्थान जनसाधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके सामूहिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। अर्थात श्रीमती हिक्स ने ये कहा है कि विभिन्न शासन संस्थान जनसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पद्धतियों और प्रणालियों के अनुसार धनराशि एकत्रित करते हैं और एकत्रित धनराशि को सामूहिक सुख सुविधाओं पर व्यय करने की व्यवस्था करते हैं। प्लेहन के अनुसार लोक वित्त राजकोषीय आय व्यय की नीतियों का एक अध्ययन है। अर्थात प्लेहन ने एक सारगर्भित परिभाषा दी है जिसमें अनेक तत्वों का समावेश है। राजकोषीय आय व्यय की नीतियों का अध्ययन ही लोक वित्त है। अर्थात जो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उन सब का अध्ययन हम लोक वित्त के अंतर्गत करते हैं। तथापि यह परिभाषाएं लोक वित्त को विस्तृत रूप से परिभाषित करती है, फिर भी लोक वित्त की विस्तृत परिभाषाओं में भी अनेक दोष दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें है ए, आय और व्यय का अर्थ अनिश्चित है। राज्य के आय और व्यय मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में सार्वजनिक सुविधा प्रदान करती है तो यह व्यय सरकार के लिए अमौद्रिक होगा। नेक्स्ट, अमौद्रिक आय व्यय का अध्ययन अनिश्चित सा है, अतः इसे लोक वित्त में स्थान देना अनुचित है। हमारे पास नापने के लिए मुद्रा का कोई मापदंड नहीं है, अतः लोक वित्त में मौद्रिक आय व्यय को ही लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्री राजकीय अर्थशास्त्र और लोक वित्त में अंतर प्रकट करते हुए राजकीय अर्थशास्त्र में मौद्रिक एवं अमौद्रिक आय तथा व्यय को शामिल करते हैं। इस प्रकार वे लोक वित्त को राजकीय अर्थशास्त्र का एक अंग बताते हैं। इस दृष्टि से भी यह परिभाषा उचित नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट है संकीर्ण परिभाषाएं, नैरो डेफिनेशंस। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा इस वर्ग के लिए सबसे अधिक उचित प्रतीत होती है। मेहता एवं अग्रवाल ने कहा है, लोक वित्त में राज्य के मौद्रिक एवं साख साधनों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात राज्य के मौद्रिक एवं साख साधनों, मौद्रिक जो मुद्रा से संबंधित है और साख जो हम उधार से संबंधित है, उन सभी साधनों के अध्ययनों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें किसी स्पेसिफिक आय और व्यय का अध्ययन नहीं किया है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार लोक वित्त के अनुसार प्रोफेसर मेहता के अनुसार लोक वित्त के अंतर्गत केवल राज्य की मौद्रिक आय व्यय का ही अध्ययन किया जाता है। मौद्रिक एवं अमौद्रिक आय तथा व्यय में भेद करना आवश्यक है। वास्तव में व्यवहार में वित्त का अर्थ केवल मुद्रा से ही होता है, अतः लोक वित्त में राज्य के द्रव्यक साधनों का ही समावेश किया जाना चाहिए, द्रव्य से संबंधित साधनों का। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, इन सभी परिभाषाओं में केवल मात्र शब्दों का अंतर है। विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण में कोई मौलिक अंतर नहीं है। सभी लेखकों ने सरकारी आय यानी पब्लिक इनकम, सरकारी व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी ऋण पब्लिक डेट, वित्तीय प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तथा आर्थिक स्थायित्व इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन
को लोक वित्त की विषय सामग्री माना है। आर्थिक स्थायित्वीकरण के अंतर्गत देश की आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय नीति के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सारगर्भित रूप में यह कहा जा सकता है कि लोक वित्त अर्थशास्त्र का एक विशिष्ट अंग है जो सरकार की वित्त व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, ऋण तथा प्रशासन की विभिन्न क्रियाकलाप आदि से संबंधित सिद्धांतों, नीतियों, समस्याओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।